तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली हमने आपके लिए जो है बिटसेट 2024 के लिए यहाँ पे रैंक बूस्टर सीरीज को जो है लॉन्च किया है। तो आज के वीडियो में जो है हम आपके लिए यहाँ पे पार्ट 1 लेके आए हैं। और अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये सीरीज किस बारे में है तो इंट्रो वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी कि हमारा आखिर प्लान क्या है और ये जो सीरीज है ये आपके बिटसेट 2024 प्रिपरेशन के लिए आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 हम आपके लिए लेके आए हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका मैकेनिक्स 1 सेक्शन से है ना, तो यहाँ पे जो है उससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, किन इंपॉर्टेंट चीजों का आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम जो है देखने वाले हैं। अब अगर जो है हम यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखें तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ E by B। अब देखिए स्टूडेंट के दिमाग में जो है ना यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेकर कई तरीके जो है दिमाग में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो कि एक जनरल मेथड स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि भाई यहाँ पे जो है E by B आपको देके रखा है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला सोचो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है यूनिट निकल आए और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकल आए, तो उससे जो है आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक कोई इजी सा फॉर्मूला सोचे तो F = QE जो है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो है E के लिए हमें पता चल गया वो F/Q होगा। तो फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन, और Q यानी कि चार्ज, उसका क्या आपका यूनिट हो जाएगा यहाँ पे कूलम। तो ये हो गया आपका न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, है ना। ये E का आपका जो है यहाँ पे यूनिट्स हो गए। और B के यूनिट्स की बात करें यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसमें भी जो है फोर्स के टर्म्स में आप इसे सोच सकते हो। फोर्स हमारा क्या हो जाता है ILB। तो यहां से अगर अपन सोचे तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर इनटू यहाँ पे लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर। तो ये जो है E by B के यूनिट्स निकल आए। अब न्यूटन न्यूटन तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया एम्पियर इनटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलम। अब यहाँ पे जो है आप एक काम कर सकते हो, आपको ये पता है कूलम और एम्पियर के बीच में कोई रिलेशनशिप बनानी है, तो हमें सीधा सीधा पता है कि करंट क्या होता है हमारा चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो यहां से हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं I × T। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये निकल के आ रहा है मीटर पर सेकेंड यानी कि LT-1। तो इस तरीके से जो है आपका सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही आंसर जो है ऑप्शन ए आ जाएगा। लेकिन यार कहीं ना कहीं भाई इस मेथड में टाइम लग गया, आपको समझ में आ रहा है, अपन ने सोचने में जो है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम निकाल दिया। अब इस टाइम को अगर हम बचाते तो 2-3 क्वेश्चन शायद एक्स्ट्रा हो जाते, क्योंकि भाई बिटसेट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते जो कि बस नजरों नजरों में हम यहाँ पे निपटा सकते। तो भाई अगर हम इसमें कुछ स्मार्ट मेथड के बारे में सोचे तो थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे EM वेव्स चैप्टर पे जाते। EM वेव्स चैप्टर में आप क्लास 12th में यहाँ पे पढ़ते हो कि जो रेशियो होता है E by B का वो किसके इक्वल होता है EM वेव्स का, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये भाई सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर अपन को पता है कि E by B जो है वो स्पीड के ही बराबर है, तो स्पीड की यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो क्या हो जाएगा LT-1। एक स्टेप के अंदर जो है हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है डिफरेंस क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में। बिटसेट का पेपर टफ नहीं आता है, बल्कि आप कितने जो है स्मार्टली सोच रहे हो वो चीज आपको जो है यहाँ पे सोचनी रहेगी। अब यहाँ पे चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन देके रखा है x = a³ b³ डिवाइडेड बाय c√d, है ना। और फिर पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज एरर इन x, और परसेंटेज एरर इन ABCD आपको जो है वैल्यूज यहाँ पे देके रखी है। अब देखिए थोड़ा सा एरर्स के यहाँ पे जो है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ फॉर्मूले। तो कहीं भी अगर जो है आपका सम या फिर डिफरेंस देखने को मिले तो उस केस में जो है हम यहाँ पे डेल्टा Z की वैल्यू निकालते हैं विच इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B, है ना। यहाँ पे भी सब जगह प्लस माइनस लगता है, तो इस तरीके से जो है हमें मैक्सिमम एरर निकालने को मिल जाता है ना। तो ये सम डिफरेंस के लिए रहता है। प्रोडक्ट या फिर क्वोशिएंट की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है हमारा डेल्टा Z/Z निकलता है विच इज इक्वल टू डेल्टा A/A प्लस माइनस डेल्टा B/B, है ना। तो वहां पे प्लस माइनस सब जगह लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है आपकी यहाँ पे वैल्यूज निकलती है। तो ये सम और डिफरेंस में रहेगा, ये आपका प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में रहता है। तो वही Z = A + B के लिए अगर आप एरर निकाल रहे हो तो वही डेल्टा Z = डेल्टा A प्लस डेल्टा B से निकाल लोगे। और Z = A × B या फिर A/B है तो उस केस में सेकंड वाले तरीके से निकल जाएगा। अब मान लो कहीं पे पावर देके रखी है Z = A⁴n, है ना, ऐसा कुछ देके रखा है, तो उस केस में क्या होता है वो जो पावर है ना वो हमारे डेल्टा A/A के सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि भाई Z = आपका जैसे कि यहाँ पे यही वाला अगर हम देखें x = a³ b³ अपॉन c√d,
तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ए क्यूब, यानी कि पावर क्या है 3, तो 3 सामने आ गया और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ए बाय ए, फिर बी क्यूब दे के रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा बी बाय बी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सी दे के रखा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ठीक है ना, माइनस डेल्टा सी बाय सी हो जाना चाहिए क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, पर ये गलती मत करना, डिनोमिनेटर में दिया हो या फिर कहीं भी दिया हो कभी भी जो है हम यहाँ पे नेगेटिव लिखते ही नहीं है, ठीक है ना। तो पावर के केस में याद रखना वो डिनोमिनेटर में भी हो तो भी प्लस के साथ ही लिखा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा सी बाय सी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ये गलती जनरली स्टूडेंट से यहाँ पे होती है तो मैं इसको अलग से मार्क कर दे रहा हूँ, अपने जो है नोटबुक में भी इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये चीज हो गई। फिर रूट डी दे के रखा है तो ये क्या है डी की पावर 1/2, तो इसे लिख सकते हो प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। अब यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू बात करें 2% देकर रखा है तो 3 इंटू 2% ये कितना हो जाएगा 6%, प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी, तो डेल्टा बी बाई बी देकर रखा है 1%, तो ये कितना हो गया 3%, डेल्टा सी बाई सी आपको 3% देकर रखा है तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 3%, प्लस डेल्टा डी बाई डी कितना देकर रखा है 4%, तो उसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 2%, तो 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 2 कितना हो गया 14। तो भाई सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, सही आंसर आ गया ऑप्शन डी। कितना सिंपल था, बस ध्यान देने वाली बात क्या थी, ये भाई डिनोमिनेटर में कहीं भी नेगेटिव नहीं लेते, फ्रैक्शनल भी पावर हो तो सिंपली वैसे की वैसी उठ के आ जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। और बाकी अगर सम और डिफरेंस या फिर प्रोडक्ट के रहे तो यार फॉर्मूलेस मैंने रिवाइज करा दिए, उस टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पे आराम से जो है अटेम्प्ट कर लोगे। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले या फिर किस तरीके से जो है शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाए वो चीज देखने वाले। तो ये सारी चीजें जो है हमने हमारे क्रैश कोर्स में भी आपके लिए कवर अप करी है और ऑल ओवर द सिलेबस कवर करी है। तो अगर आप जो है बचे हुए टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो तो आप उस क्रैश कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। प्रोसीजर आप सभी के सामने है, साथ ही साथ अगर आप जो है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में यहाँ पे परेशानी झेल रहे हो तो उसके लिए भी सेपरेट कोर्स है आपके लिए, या फिर मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए भी कोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे विजिट करके आप अपने जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कोर्स को जो है चूज कर सकते हो। अब अगर जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देके रखा है अ वेक्टर f1 एक्ट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये चीज देके रखी है। इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विथ अनदर f2 इज 0, ठीक है, देन f2 कुड बी, तो भाई यहाँ पे f2 की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे यार एक चीज भाई सिंपल सी समझो, दो वेक्टर जो है ना वो आपके यहाँ पे मतलब उनका वेक्टर प्रोडक्ट, पहले तो ये समझ लो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ही, ठीक है, तो सिंबल यहाँ पे क्रॉस का लगता है। और कहीं पे अगर स्केलर वेक्टर देके रखा है तो उसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे दो इसके बीच में डॉट लगता है, ठीक है ना, तो ये कॉमन डिफरेंस है, गलती मत करना। तो ए क्रॉस बी की अगर हम बात करें यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इनका जो वैल्यू है वो 0 कब मिलता है, जब आपके भाई ए और बी दोनों क्या हो जाए यहाँ पे पैरेलल हो जाए, उस केस में जो है हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। और ए डॉट बी आपका 0 कब हो जाता है, तो ये हमें तब देखने को मिल जाता है जब दोनों जो है परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो है हमें ये चीजें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट बोल दिया गया है कि 0 है, तो इसका मतलब f1 और f2 दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो अगर f1 बोला गया है कि इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि भाई एक्स आई कैप समथिंग दे के रखा है, तो f2 भी जो है आई कैप में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी आपको दिख रहा है -4 आई कैप, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग हो। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से यार सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व करना था। तो बस यहाँ पे जो है यार कॉन्सेप्ट्स आपके ना बेसिक लेवल पे भी अच्छे से तैयार है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा के एग्जाम में उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो और एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे देके रखा है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, रीचेस अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 16 मीटर, देन यहाँ पे जो है ऑप्शंस हमें टिक करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देके रखा है। 45 डिग्री के लिए एक खास बात समझ लो कि यहाँ पे जो आपकी रेंज रहती है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से नोट डाउन कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका जो है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करवाने में हेल्प कर सकता है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम रहेगा, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई रेंज का फॉर्मूला देखो ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है g। तो भाई साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम हो जाएगा तब रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, थीटा अगर वेरी कर रहा है तो भाई यहाँ पे थीटा जब 45 डिग्री डालेंगे तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसलिए रेंज उस केस में आपका मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पे अगर नजर डालो
तो यहाँ पे देके रखा है इफ इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो उसकी रेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सही बात है ना भाई, 45 डिग्री के कहीं भी फिर एंगल लोगे तो यहाँ पे रेंज डिक्रीज ही होगी। 45 डिग्री पे ही जो है हमें यहाँ पे मैक्सिमम रेंज देखने को मिलेगी। तो सी ऑप्शन तो सही है, लेकिन हम जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ऑप्शन डी को ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा है कि बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? तो बी ऑप्शन को भी एक बार चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सी को टिक करके आगे बढ़ गए। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक होती है कि भाई एक ऑप्शन सही देखा अपन टिक करके आगे बढ़ गए। हाँ, माना कि भाई ये सिंगल चॉइस करेक्ट एग्जाम है, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव या फिर बोथ बी एंड सी ऐसा देके रखा है तो थोड़ा अच्छे से ऑप्शंस को देखते हुए जाइए। तो अब जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन भी क्या देके रखा है कि उसकी रेंज क्या 64 मीटर है। तो इसको जरा सा अपन चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन ये तो समझ में आ रहा है कि गलत ही होगा, है ना, क्योंकि भाई सी अगर सही है तो या तो सी आंसर है या फिर ऑप्शन डी आंसर हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी अपन को दिख नहीं रही है। मल्टीपल चॉइसेस में जो है पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो रेंज के लिए यहाँ पे चेक करते हैं रेंज कितनी होगी। अब देखो रेंज का फॉर्मूला आपके सामने है। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट देके रखी है। कितनी देके रखी है? 16 मीटर। तो अपन को हाइट का फॉर्मूला पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, ये फॉर्मूला पता है। थीटा देके रखा है 45 डिग्री, आपको जो है हाइट देके रखी है मैक्सिमम हाइट, तो वो कोशिश करते हैं कि चलो यू की वैल्यू निकालते। क्यों निकालनी है भाई, टाइम क्यों वेस्ट करना है? यहाँ पे जब रेंज पता है, हाइट पता है, तो अपन रेशियो से चलते हैं ना, आधे टर्म्स तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। आप यहां से पहले u निकालो फिर उठा के इसके अंदर डालो, क्यों इस झंझट में पड़ना है? तो इससे अच्छा अगर डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते थे, इसको अगर हम जो यहाँ पे डिवाइड करें तो 1 मिनट, है ना, तो यहाँ पे r बाय एच हमारा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बस बचेगा 2 कॉस थीटा, और नीचे अगर हम देखें तो जी भी जो है कैंसिल हो गए, बस एक 2 बचेगा जो कि हमारा ऊपर चला गया इंटू 2, और नीचे भाई वो साइन 2 थीटा था तो एक साइन स्क्वायर थीटा था तो उसका एक साइन थीटा बच जाएगा। तो यहाँ पे जो है उसको अलग से अपन ने लिख दिया। अब देखो भाई यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अगर थीटा इजिकल टू 45 डिग्री डाला तो cos 45 भी 1/√2 है, sin 45 भी 1/√2 है। इसका मतलब ये तो भाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो r कितना आ गया, इक्वल टू 4h। अब ये जो रिजल्ट है ना, डायरेक्ट याद रखो कि भैया अगर थीटा जो है 45 डिग्री है तो उस केस में जो रेंज रहेगी वो मैक्सिमम हाइट के 4 टाइम्स रहेगी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्टली याद रखोगे तो एग्जाम में काफी टाइम जो है आपका सेव हो सकता है ना। तो ये कब होता है, जब थीटा हमारा 45 डिग्री होता है। तो बस मैक्सिमम हाइट अगर 16 मीटर दी थी तो आप डायरेक्टली जो है कर सकते थे 16 × 4 64 मीटर रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि फाइनल आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, पहले ऑप्शन पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते तो एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0, क्या ये सही ऑप्शन है? लग तो रहा होगा यार दिमाग में, हाँ यार शायद सही है ना, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे तो 0 हो जाती है। नहीं भाई, प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल के केस में आपकी 2 वेलोसिटी यहाँ पे रहती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आपने जो है फेंका, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हर बार बनेंगे। इस केस में जो है आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो एज इट इज बना रहेगा। Vx कभी भी जो है यहाँ पे चेंज नहीं होता, चेंज आपका क्या होता है, Vy चेंज होता है ना। तो Vy जो है यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, लेकिन Vx की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी के हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है तो वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। वेलोसिटी का यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इक्वल टू 0 रहेगा, तो ऑप्शन ए भी जो है गलत हो जाएगा। तो सही आंसर था फाइनल ऑप्शन डी। तो मेरे हिसाब से काफी सारी चीजें जो है आपको इस कॉन्सेप्ट वीडियो के थ्रू सीखने को मिली होगी, जहां पे अपन ने क्वेश्चंस भी डिस्कस करे और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो भी रिवाइज कर लिए। तो इसी तरीके के अगर आप और भी जो है वीडियोस चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चीज हमें लगातार मोटिवेट करेगी कि आपके लिए इस तरीके के वीडियोस हम इस चैनल पे लेके आए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।